बिहार राज्य विशेष के समस्त छात्रों को जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़कर बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और आप सबका इसमें बहुत सहयोग भी मिल रहा है। आप कार्यक्रम को लगातार पसंद कर रहे हैं और उस प्रकार से चीज़ें भी आपको इस प्रोग्राम में दी जा रही हैं। एक समय हमने निर्धारित किया था रात्रि 11 बजे का, और रात्रि 11 बजे ये कक्षा आपको प्रतिदिन मिल रही है और इसमें आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से जितनी आप लोगों की सराहना की जाए वो कम है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि वीडियो देखते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं हैं। लेकिन जो अपनी परीक्षा के लिए गंभीर हैं, आपसे मेरा यही आग्रह है कि जो होमवर्क दिया जाता है वह भी करके आप अवश्य शेयर करें। जैसे कल का जो होमवर्क था उसमें ईशु प्रसाद जी ने अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा बताया। पद्म वेतन प्रणाली के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, आपने तटरक्षक के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद फिर अजीत कुमार जी हैं, अजीत कुमार जी ने बताया है जो बहुत सारे जीआई टैग मैंने आपसे पूछा था, जैसे जुडिमा वाइन राइस के बारे में पूछा था, डिंडीगुल लॉक के बारे में पूछा था, कडांगी साड़ी के बारे में पूछा था। आपने जो जवाब दिया है बहुत ही शानदार जवाब है। और इसी प्रकार से रविंद्र कुमार जी का जवाब है कि सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो आप रविंद्र कुमार जी, आप कम से कम दो चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे रविंद्र कुमार जी, मैं आपको बता दूं, जो भी प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो में उसका सही जवाब यहाँ पे दिया है अजीत कुमार जी ने। ठीक है, वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। और ईशु प्रसाद जी ने पद्म वेतन प्रणाली के बारे में बहुत अच्छा सा बताया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। आपका जो कल का प्रश्न था उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जैसे आज ईशु प्रसाद जी का जवाब आया है, अजीत कुमार जी का जवाब आया है, ऐसे आप सभी भी सहभागिता करें, क्योंकि जितनी सहभागिता आप करेंगे उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, हमारी बेहतर होंगी और हमें प्रारंभिक परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम देखें आज की जो चर्चा है हमारी, सबसे पहले जो कल हमने चर्चा किया था, कल का जो प्रश्न था उसके बारे में हम बात करेंगे। कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे वेतन प्रणाली पद्म का संबंध किससे है? तो यह भारतीय तटरक्षक बलों को लेकर है। भारतीय तटरक्षक में आज के समय में यदि देखें लगभग 15,000 जवान हैं, तो उन 15,000 जो कर्मी हैं उनको निर्बाध रूप से वेतन मिलता रहे, उनको कोई भी समस्या वेतन को लेकर ना आए, इसलिए ये ऐप जो है डेवलप किया गया है, ये ऐप बनाया गया है और ये संबंधित है भारतीय तटरक्षक बल से, इंडियन कोस्ट गार्ड से ये संबंधित है। तो पहला जो कल का आपका अभ्यास प्रश्न था जो आपसे पूछा गया था, जिसका आपने जवाब दिया है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात कि जब बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, तो इनका एक आदर्श वाक्य है जिसको बोलते हैं वयम रक्षाम। यह भी आपको पता होना चाहिए। वयम रक्षाम भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपसे इतना ही निवेदन है कि आप भी कक्षाओं से जुड़ें, क्योंकि यदि आप जुड़ोगे तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। यदि आप वार्षिकी पढ़ रहे हो, अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद आपको नहीं मिलने वाली। और आप सब के लिए, क्योंकि आज संस्थान की जो विद्युत आपूर्ति थी, विद्युत व्यवस्था बाधित थी, क्लास आज ये आपका लगभग रात्रि के 9 बज रहे हैं और ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि आपका गैप ना हो पाए, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, क्योंकि ये इसका एक समय निर्धारित है, उस समय पे आप सब उपस्थित होते हो और आप सभी का नुकसान ना हो और वो समय आपका जाया ना जाए जो आप उम्मीद लगाकर हमसे बैठे हो, तो वो उम्मीदें आपकी पूरी होती रहें। इसी वजह से आज रात्रि 9 बजे ये कक्षा आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा आज कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो आज आपको इस कक्षा के अलावा और कोई क्लास देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि जो कल रिकॉर्ड हुई थी उसको आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं एक एक करके प्रश्नों की। चलिए, अब एक एक करके हम प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन की बात हो रही है, बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा स्क्वाड्रन INAS 324 का संबंध किससे है?
हाल ही में चर्चा में रहा स्क्वाड्रन INAS 324 का संबंध किससे है आपको बताना है। भारतीय तटरक्षक बल से, भारतीय वायुसेना से, भारतीय नौसेना से, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किससे इसका संदर्भ है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा इनमें से किससे संबंध है, बताएं। इस स्क्वाड्रन का संदर्भ किससे है आपको बताना है। चलिए, स्क्वाड्रन INAS 324 का संदर्भ किससे है आपको बताना है। आपको बता दें, भारत में एक संस्था है HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वर्तमान समय में उन्नत श्रेणी के हल्के हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहा है और बहुत सारे विमान भी इसने बनाए हैं भारतीय वायुसेना के लिए भी। तो विशेष रूप से ये जो स्क्वाड्रन है यह एक हेलीकॉप्टरों का स्क्वाड्रन है और ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये तकनीकी से लैस हैं, उन्नत हेलीकॉप्टर हैं, हल्के हेलीकॉप्टर हैं। इनको बोला जाता है ALHM-3। क्या बोला जाता है? ALHM-3 इनका नाम है और लास्ट में बोला जाता है MR मतलब मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो ALHM-3 ये जो हेलीकॉप्टर हैं इन्हीं की एक आप कह सकते हो कि जब कहीं किसी स्थान पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर समूह में तैनात किए जाते हैं तो उसको बोला जाता है एक स्क्वाड्रन। जब बहुत सारे वायुसेना के विमान 7 से 8, 3 से 4 एक जगह रखे जाते हैं, एक जगह तैनात किए जाते हैं तो उसको बोला जाता है स्क्वाड्रन। तो यहाँ पे जो स्क्वाड्रन शब्द है ये शब्द आपने समझ लिया। तो आपने यह भी देखा कि HAL द्वारा जो निर्मित हैं ALHM-3 MR मतलब मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, उन्हीं को तैनात किया जा रहा है। कहाँ पर तैनात किया जा रहा है? भारतीय नौसेना इनको तैनात कर रही है और भारतीय नौसेना की जो पूर्वी कमान है उसके द्वारा इनकी तैनाती की जा रही है। तो ये संदर्भित किससे हो गए? ये संदर्भित हो गए भारतीय नौसेना से, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में राज्यों के संदर्भ में टॉप पर कौन रहा? राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में राज्यों के संदर्भ में टॉप पर कौन रहा है आपको बताना है। गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें टॉप पर कौन रहा है आपको बताना है। गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के संदर्भ में टॉप पर कौन रहा। टॉप, इसमें कई कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जो बनाई गई है, इस सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में 2 राज्य शामिल हैं और उन्हीं दोनों राज्यों की यहाँ पे बात की जा रही है। क्या उन दोनों राज्यों में से कोई नाम यहाँ पे दिया हुआ है या उन दोनों राज्यों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। चले बताएं। इसमें आपको बता दें कि सबसे पहली बात कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है और ये इस बार का 3रा संस्करण है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि गुजरात और कर्नाटक जो है ये शीर्षस्थ राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है गुजरात और कर्नाटक, मतलब इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ई विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि यदि बात की लिया जाए तो बड़े राज्यों की बात हो गई। यदि आपसे यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात किया जाए तो इसमें जो टॉप पर राज्य है उसका नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय राज्य भारत का ये टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। किस श्रेणी में? राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में यूनियन टेरिटरी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के संदर्भ में मेघालय टॉप पर है। अब मेघालय की बात हो रही है तो आपको बता दें मेघालय की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो नेशनल पार्क हैं, ये काफी प्रमुख हैं, पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा बलप्रक्रम, ये एक प्रकार का आप कह सकते हो नेशनल पार्क है, ये आपको देखने को मिलेगा। सिजू पक्षी अभ्यारण्य यहां पे देखने को मिलेगा। सिजू
सिजु पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा। सिजु पक्षी अभयारण्य के साथ साथ यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसको भी आप नोट कर सकते हो। बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट के बाद यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नोकरेक नेशनल पार्क। क्या देखने को मिलेगा? नोकरेक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसके बारे में तो आपको पता होगा। तो 4 यहाँ पे आप नाम याद रख लीजिएगा, बलपक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, बाघमारा रिजर्व और सिजु पक्षी अभयारण्य, ये मेघालय से संदर्भित हैं। बात हो रही है मेघालय की, तो यहाँ पे एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसको बोलते हैं बंगाला। बंगाला त्योहार भी मेघालय में मनाया जाता है। यह भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि बंगाला त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप बताओगे कि यह मेघालय में मनाया जाता है। और विशेष रूप से जो त्यौहार है ये गारो जनजातियों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? गारो जनजातियों का यह त्यौहार है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहीं से आपको बता दें, बात हो रही है मेघालय की, तो आप जानते हैं मेघालय पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य होने के साथ साथ जो मेघालय है ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश की चले माफ़ करिएगा, थोड़ा सा लाइट का इशू था, मैंने पहले आपको बताया था, इस वजह से स्क्रीन बंद हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे मेघालय की। हमने देखा था कि मेघालय में कई सारे नेशनल पार्क हैं। जैसे मैंने बलपक्रम देखा, बलपक्रम के बाद नोकरेक हमने देखा, नोकरेक के बाद हमने सिजु पक्षी अभयारण्य देखा। इसी तरह से हमने कई सारे अन्य नेशनल पार्क भी मेघालय के संदर्भ में देखे थे। हमने बताया आपको कि मेघालय जो है, मेघालय की सीमा लगती है किससे? मैंने बोला मेघालय की जो सीमा है ये लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सीमा लगती है। और आप बांग्लादेश के संदर्भ में आप जानते होंगे कि भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अपने पड़ोसी देशों से, वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जो भारत की कुल सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर की लगती है। ये आप सबको पता होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब बात आती है बांग्लादेश की, तो मेघालय के अतिरिक्त भी भारत के कई सारे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अब इनमें जैसे देखें हम, सबसे पहले असम का नाम आ जाता है। ठीक है, असम सीमा साझा करता है। असम के बाद मिजोरम आ जाता है। मिजोरम भी सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। मिजोरम के बाद इसमें मेघालय को भी आप लिख लीजिए, मेघालय हो गया। मेघालय के साथ साथ असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। इसके बाद आप देखोगे त्रिपुरा, त्रिपुरा की भी सीमा लगती है बांग्लादेश से, त्रिपुरा भी इसमें आ गया। अभी 4 राज्य हुए हैं। अब इन 4 राज्यों के अतिरिक्त जो है, जो एक अन्य राज्य है वो पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता है। वो राज्य आपका आता है पश्चिम बंगाल। तो याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ हम 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। और जब बात आती है बांग्लादेश की, तो यहीं पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पर हमारा जो बॉर्डर है इसकी रखवाली करता है BSF। कौन रखवाली करता है? BSF रखवाली करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको आप बोलते हैं, BSF रखवाली करता है। और BSF के जो DG हैं वर्तमान समय में, इनका नाम भी पूछा जाता है। इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। इनका भी नाम आपको याद रखना है, पंकज कुमार सिंह। ये DG हैं BSF के, इनका भी नाम आपको याद रखना है। बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। ये आपको पता होना चाहिए। इनके पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं जन्मदिवस के अवसर पर जो है एक यूनाइटेड नेशन ने एक पुरस्कार शुरू किया था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था। यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, तो बांग्लादेश में 2 बंदरगाह मैं आपको बताता हूं, चट्टग्राम और मोंगला। ये 2 पोर्ट आपको याद रखने हैं हमेशा हमेशा। बांग्लादेश में एक कॉक्स बाजार एरिया है, जो मेरे पुराने छात्र होंगे उनको पता होगा। कॉक्स बाजार जो एरिया
दिया है, यहाँ पर रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा आबादी जो है निवास करती है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जब बात करते हैं रोहिंग्या की तो एक द्वीप आपको याद रखना है जिसका नाम है भाषण चार द्वीप, और भाषण चार द्वीप जो है बांग्लादेश के संदर्भित है और यहाँ पर रोहिंग्या को बसाने की बात की जा रही है। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ कोई सामान्य सा भी प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में बनता है तो आप आसानी से जवाब देने में सक्षम रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहां से हम प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना प्रारंभ की गई है? क्या योजना है? नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, नारी को नमन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? यहां पे यदि आप देखोगे विकल्प में क्या क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। नारी को नमन योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। चलिए सबको जवाब देना है, बताएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सभी को जवाब देना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, नारी को नमन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। नारी को नमन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? माफ कीजिएगा, आवाज में थोड़ी सी समस्या है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन वॉइस क्लियर जा रही होगी इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, चलो बताएं। नारी को नमन योजना, देखो बात हो रही है नारी को नमन योजना, तो आपको बता दें ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। किसकी योजना है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जब बात आ रही है तो आपको बता दें इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने बसों में यात्रा करने वाले महिलाओं को 50% यात्रा जो छूट है वो देने की बात की है। मतलब जो फेयर होगा उसमें 50% की छूट देने की बात की है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम था प्लास्टिक बाय बैक स्कीम, और इसके अंतर्गत यदि कोई हिमाचल प्रदेश में 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक लाकर जमा करता है तो उसको हिमाचल प्रदेश सरकार 75 रुपये देगी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट के माध्यम से किस देश के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा? बताएं। क्या बोला जा रहा है यहां पे? PSLV C-53 रॉकेट के माध्यम से। तो PSLV C-53 रॉकेट के माध्यम से इसरो ने किस देश के रॉकेट को अंतरिक्ष, किस देश के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। 4 यहाँ पे देश दिए हुए हैं, सिंगापुर, कोरिया। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा अब क्या करें, टाइपिस्ट को कितना समझाया जाए। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया है, ये है मलेशिया, और चौथे विकल्प में है इजराइल। पहले विकल्प में सिंगापुर, दूसरे में दक्षिण कोरिया, तीसरे में मलेशिया और चौथे में इजराइल। चले जवाब दीजिएगा। इसरो की बात यहाँ पे हो रही है, जवाब आपको देना है। किस देश के सैटेलाइट को भेजा है? चले 4 विकल्प हैं, फास्ट जवाब दीजिए। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। देखो यहां पे बात हो रही है किस देश के सैटेलाइट। सबसे पहली बात यहां पे ये याद आपको रखना है कि किसके माध्यम से? PSLV C-53 रॉकेट के माध्यम से। ये आपको अवश्य याद रखना है, PSLV C-53 की बात हो रही है। ठीक है, अब उसके साथ साथ बोला जा रहा है किस देश के, तो ये जो देश है ये है सिंगापुर। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को हमने भेजा है जिनका नाम है, एक का नाम है न्यूसार, दूसरे का नाम है स्कूब 1,
तीसरे का नाम है DS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। ठीक है, तो तीनों का नाम जरूरी नहीं है याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि याद कर लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेंगे आप। ठीक है, सिर्फ देश यहां पे याद रखना है कि PSLV C-53 के माध्यम से हमने सिंगापुर के सैटेलाइट को जो है वो अंतरिक्ष में भेजा है। आपको बता दें, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कहां से यह भेजा गया, तो आपको याद रखना है यह भेजा गया श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में कहां से? श्रीहरिकोटा में आपको पता है सतीश धवन केंद्र आपका है, सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन है जहां से इसको लॉन्च किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, तो आपको बताना है श्रीहरिकोटा या आंध्र प्रदेश आप बताओगे। आंध्र प्रदेश में कहां पे है, तो आप आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला बताओगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में ये स्थित है और ज़्यादातर जो उड़ानें हैं वो यहीं से होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अक्सर अभी तक ऐसा सुनने को नहीं मिलता था कि इसरो किसी दूसरे देश के जो सैटेलाइट हैं उनको भेज रहा है, लेकिन अभी यह सुनने को मिलने लगा है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या है, इसरो सारा काम स्वयं करता था, लेकिन अब इस प्रकार के जो वाणिज्यिक कार्य हैं कि किस देश की सैटेलाइट को भेजना है, व्यापार कैसे बढ़ाना है इसरो का, तो इसके लिए इसरो ने एक नया अपना यूनिट बनाया है जिसको बोलते हैं NSIL। क्या बोलते हैं? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो इसरो की ही है, लेकिन इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाणिज्यिक उड़ानों से संदर्भित है। मतलब जो व्यापार इसरो को मिलेगा, अब जो विभिन्न देशों की सैटेलाइट इसरो छोड़ेगा, वो डील कौन दिलाएगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो यह भी आपको याद रखना है, यह इसकी वाणिज्यिक शाखा है और 6 मार्च वर्ष 2019 को इसको स्थापित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं इसरो का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं पोएम प्रोग्राम। पोएम प्रोग्राम, और पोएम प्रोग्राम पूछा जा सकता है कि पोएम प्रोग्राम किसका है, तो आपको बताना है पोएम प्रोग्राम जो है वो इसरो का है। पोएम का फुल फॉर्म क्या है? पोएम का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि इसके 4 स्टेज होते हैं, एक का नाम है PS1, PS2, PS3, PS4। अब इसमें जो PS1 से लेकर PS3 तक हैं, ये जो स्टेज होते हैं, इसमें जब हम कोई भी उपग्रह या कोई भी सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो वह उसका जो मॉड्यूल होता है ना, वो कुछ समय बाद क्या होता है कि पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जिसको हम समुद्र में, सागरों में मतलब गिरा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई PS4 4th स्टेज का इससे दागा जाएगा, इसे छोड़ा जाएगा, फिर वो वापस पृथ्वी पर नहीं आता, फिर वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर हो जाता है और वहीं से फिर वह अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। तो ये 4 मॉड्यूल भी आपको पता होना चाहिए, अंतरिक्ष में रखकर उसमें चक्कर लगाता है, किसमें? PS4 में। तो पोएम में क्या है? पोएम का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। तो जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ये 3rd स्टेज तक के वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो 4th स्टेज वाला है वो वापस नहीं आता है, बल्कि अंतरिक्ष में ही रह जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है इसरो की, तो इसरो के बारे में आपको पता होगा, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन, और विक्रम अम्बला साराभाई नाम आता है जिन्होंने इसकी स्थापना किया था। और वर्तमान समय में यदि इसके प्रमुख की बात करते हैं तो एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा मुख्य परीक्षा का मैंने जो आपको प्रश्न दिया था उसमें भी इसरो और DRDO की तुलना से संदर्भित एक प्रश्न दिया था। उम्मीद करता हूं आप मुख्य परीक्षा के इस प्रश्न को लिखकर ऐप के माध्यम से सबमिट किए होंगे। कल उस प्रश्न से संबंधित जो डिटेल है, जो चर्चा है, वो आपको देखने को मिलेगी। क्या है यहां पे? हाल ही में चर्चा में रही वैक्सीन SkyCoV-1, ऐसे लिखा जाता है, SkyCoV-1। SkyCoV-1 किस देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन है? SkyCoV-1 किस देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन है, आपको बताना है। SkyCoV-1 किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है, आपको बताना है। पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया, मिस्र, इनमें से किस देश की है, आपको बताना है।
चलें बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, किस देश की है? चलें बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, सबको जवाब देना है, सबको जवाब देना है, फास्ट जवाब सभी को देना है। चलें, यहाँ पे बात हो रही है स्काईकोवी 1 की। आपको बता दें स्काईकोवी 1 जो है ये दक्षिण कोरिया की पहली कोविड वैक्सीन है। किसकी है? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिलेगा कोरिया प्रायद्वीप में। कोरिया प्रायद्वीप में कितने देश हैं? कोरिया प्रायद्वीप में 2 देश हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तर कोरिया और दूसरा है दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया वही देश है जहाँ के जो राजधानी है प्योंगयान है, ठीक है। उत्तर कोरिया के बारे में आपको पता ही होगा, अक्सर चर्चा में रहते हैं वहाँ के तानाशाह। और दूसरा देश है आपका है दक्षिण कोरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? इसको बोलते हैं 38 डिग्री समानांतर रेखा, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 2 नदियाँ प्रमुख रूप से हैं, एक का नाम है अमनोक, एक का नाम है तुमेन। और ये जो अमनोक और तुमेन नदी है ये उत्तर कोरिया को चीन से अलग करती है, यह भी आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? यहां की मुद्रा क्या है? और यहां के शासक कौन है ये आपको बताना, प्रमुख कौन है। तो दक्षिण कोरिया के बारे में शासक मत बताइए, लेकिन राजधानी और मुद्रा आपको अवश्य बताना है, ठीक है। चले, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं आपको बताना है। आपको बता दें जब बात आती है ग्रैंड स्लैम की तो इसमें 4 टूर्नामेंट प्रमुख रूप से आते हैं। पहला आता है जो सबसे पहले होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा जो होता है वो होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन के बाद जो होता है वो होता है विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन। और विंबलडन ओपन के बाद जो चौथा होता है उसको बोलते हैं यूएस ओपन, ठीक है। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं और इन्हीं को बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस। अभी ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच हो चुके हैं, ये दोनों आपके होने बाकी हैं। जिसमें से सबसे पुराना जो टूर्नामेंट यदि हम बात करें तो उसको बोलते हैं विंबलडन ओपन। और विंबलडन जो टूर्नामेंट है ये 1877 से चला आ रहा है। सबसे पुराना टूर्नामेंट है, 1877 से ये हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, सानिया मिर्जा। आपको बता दें कि इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका दोनों चीज़ पता होना चाहिए। पहली बात इनका गेम पता होना चाहिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इनका रिकॉर्ड पता होना चाहिए। देखो राफेल नडाल भी खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर भी खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपको बताना है राफेल नडाल जो हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं और रोजर फेडरर जो हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ये भी आपको होमवर्क में बताना है, होमवर्क नंबर 2, कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं और रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी आपको बताना है। चलिए बताइएगा किस जगह पर यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। चलें, पिछले दिनों आपने देखा था, यदि आपको याद हो, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई थी।
आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आपने देखा था अल्लूरी राजू की प्रतिमा स्थापित की गई थी, कल ही मैंने बताया अभी आपको, अल्लूरी राजू की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इससे अतिरिक्त भी कई अन्य प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जैसे रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य, इनकी भी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो जो प्रतिमाएं इस समय स्थापित की जा रही हैं, विशेष रूप से जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री स्वयं इन्वॉल्व हों, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि किस नदी पर, इसका नाम है कुंड लोहित, कुंड लोहित नदी पर यह प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो आप एक त्यौहार सुनते होंगे अक्सर, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और एक सुनते होंगे पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार, पक्के पागा हॉर्नबिल। देखो दो अलग अलग त्यौहार है ये। यदि आपसे बोला जाए हॉर्नबिल त्यौहार तो आप टिक करोगे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में दिसंबर माह में ये होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पक्के पागा हॉर्नबिल तो आप टिक करोगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं नामदफा टाइगर रिजर्व, और ये जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को आप जानते हैं सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। आपके लिए चौथा होमवर्क, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। कुछ भी नहीं आता है आप पूछ सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो कि नहीं आता है। यदि कमेंट में कोई भी जवाब नहीं दिया होगा सकारात्मक सही तो मैं अगले दिन बताऊंगा। अब बोला गया है यहाँ पे जो प्रतिमाएं मैंने लिखी थी, जैसे आदि शंकराचार्य, कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? पिछले दिनों आपने देखा था केदारनाथ में स्थापित की गई। अल्लूरी राजू की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? भीमावरम में स्थापित की गई, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। रामानुजाचार्य की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है, और यह लेटी हुई अवस्था में, यदि मैं बात करूं बैठी हुई अवस्था में बात करूं तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रामानुजाचार्य की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई। चलिए इसको देखते हैं। हाल ही में 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई आपको बताना है। चले बताएं, 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ स्थापित की गई? महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका बैठक पहले कहीं और स्थापित किया जाना था, लेकिन एकाएक कार्यक्रम बदल दिया गया, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। जीएसटी परिषद, 47वीं जीएसटी परिषद, ये क्रम भी याद रखना है, ठीक है। 47वीं जीएसटी परिषद की जो बैठक थी वो स्थापित की जाने पहले आयोजित की जानी थी श्रीनगर में, लेकिन किसी कारणवश इसको श्रीनगर में आयोजित नहीं किया गया और ये आयोजन हुआ चंडीगढ़ में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला कहाँ होगा 48वां? तो 48वां भी मदुरई, जो कि चेन्नई के आसपास पड़ता है तमिलनाडु में, तो मदुरई में आयोजित किया जाएगा 48वां, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो जीएसटी परिषद की बैठक थी इसमें क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए तो आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उठा है वो जीएसटी को लेकर उठा है। अभी तक क्या होता था, विशेष रूप से जो ऑफलाइन कारोबार करते थे, जो लोग ऑफलाइन कारोबार करते थे, जो ऑफलाइन कारोबारी थे, उनको जब 40 लाख से ज़्यादा का कारोबार होता था बड़े राज्यों में, तब उनको जीएसटी पे करना होता था। और इसी प्रकार से छोटे राज्यों की बात करें तो जब 20 लाख से ज़्यादा का कारोबार होता था तब उनको जीएसटी पे करना पड़ता था। हालांकि ऑनलाइन वालों के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब क्या बोला गया है, अब यह घोषणा हुई है कि 1 जनवरी 2023 से ये चीज़ें ऑनलाइन वालों के लिए भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा इसमें हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा भारत में जीएसटी के स्लैब की जब बात करते हैं तो जीएसटी के 4 स्लैब हैं। कौन कौन से? 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लैब भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपकी जीएसटी की बात कर रहे हैं तो आपको 101वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, जिसके माध्यम से जीएसटी लाया गया, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी काउंसिल के बारे में तो आपको याद रखना है अनुच्छेद
279 का ए, अनुच्छेद 279 का जो ए है ये जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है। तो जब भी आप इस तरह से पढ़ें तो उसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखकर पढ़ें कि कहीं से भी प्रश्न यदि बने तो आप आसानी से उसको कर ले जाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2035 में भारत की आबादी क्या होगी? यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2035 में भारत की आबादी क्या होगी? अब बताएं, वर्ष 2035 में भारत की आबादी क्या होगी? किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के द्वारा। इसके द्वारा बताया गया है कि भारत की जो आबादी होगी वो 67.5 करोड़ होगी। कितनी होगी? 67.5 करोड़ होगी। और ये जो 67.5 करोड़ होगी, इसमें यदि मैं बात करूं तो ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी होगी। और इस समय भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 43.2% लोग जो है ये शहरी होंगे। मतलब ये आप कह सकते हो शहरों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 43.2% होगी। तो इसका बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए इसको बताएं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है आपको बता दें। चलिए बताइएगा, पहले आप बता दें फिर मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात, इसकी मनाए जाने की घोषणा 2017 से प्रारंभ हुई है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की। और आप जानते हो क्षुद्र ग्रह की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि किन दो कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है इन्हीं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी जो है वो विस्तारित है। भूगोल का प्रश्न है लेकिन पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तिथि की बात हो रही है तो आपको बता दें 30 जून की तिथि है जिस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं। और बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी आपको देखने को मिलती है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना प्रारंभ की गई है? काशी यात्रा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? यह वही राज्य है जिसके द्वारा पिछले दिनों ज्योति संजीवनी योजना चलाई गई थी। ज्योति संजीवनी योजना विशेष रूप से ये राज्य सरकार के कर्मियों के लिए था और उनको राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए वार्षिक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दी थी इस योजना के अंतर्गत। तो यह वही राज्य है जिसने ज्योति संजीवनी योजना प्रारंभ की है। आपको बताना है कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताएं इन चारों में से कौन सा है, ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। देखो इस राज्य जवाब आप सोचते रहें तब तक इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। इसमें क्या है? इसमें बोला गया है कि जो 30,000 लोग होंगे प्रारंभ के, इनको 5,000 रुपये सरकार सहायता देगी। कब? जब ये काशी की यात्रा करेंगे तब। काशी किसको बोला जाता है? काशी बोला जाता है वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी कहाँ पे है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। वाराणसी वही शहर है जिसकी तुलना जापान से की जा रही थी जब बात हो रही थी कि काशी को क्योटो बनाया जाएगा। ठीक है, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट हुआ था तो काशी को क्योटो जो बनाए जाने की बात हो रही थी, उसी संदर्भ में आपको देखने को मिलता है कि आज के समय में जापान की सहायता से यहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में है और जापान की सहायता से बनाया गया है। इसके साथ साथ आज के समय में यदि आप वाराणसी जाते हैं तो आप क्रूज सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं और इस क्रूज सेवा का नाम है अलकनंदा क्रूज सेवा। और ये जो अलकनंदा क्रूज सेवा है ये किन दो स्थानों के बीच चलाई जाती है अलकनंदा क्रूज? तो आपको याद रखना है कि अलकनंदा क्रूज जो है ये वाराणसी और चुनार फोर्ट के बीच चलाई जाती है। किसके बीच? वाराणसी और चुनार फोर्ट के बीच चलाई जाती है। और ये जो चुनार फोर्ट है अकबर के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है और चुनार फोर्ट ये पड़ता है मिर्जापुर जिले में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बात हो रही है वाराणसी की, तो वाराणसी वही शहर है जहां से विवाद एक पैदा हुआ जो बोलते हैं आप ज्ञान वापी मस्जिद। तो ज्ञान वापी मस्जिद का जो विवाद है
वो इसी शहर से संदर्भित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरा टर्म है इनका, यह भी आपको पता होना चाहिए। मार्च माह में चुनाव हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान पड़ता है मथुरा, और मथुरा में हाथियों के लिए पहला अस्पताल, भारत का पहला अस्पताल जो हाथियों के लिए है वो मथुरा के चुरमुरा में बनाया गया है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आगे से ऐसा ही प्रयास है कि कम से कम करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न होते हैं, उनका 5 प्रश्न कम से कम ऐसे हों जिनकी डिटेलिंग खूब अच्छे से की जाए, क्योंकि सबकी करेंगे तो थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगा। तो जिनकी डिटेलिंग अच्छी हो सकती है, जहां से ज़्यादा फैक्ट मिल सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, ऐसे प्रश्नों की इसी प्रकार से लिंक करके थोड़ी सी डिटेलिंग होगी। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी से, यदि आप अभी नहीं नोट कर पा रहे हैं, क्लास समाप्त होने के बाद एक बार जाकर फिर से नोट्स अच्छे से बनाएं, जैसे मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हैं एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर बिधान चंद्र बिश्वास, ठीक है, बिधान चंद्र रॉय, सॉरी, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो थे ये बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, और उन्हीं को याद करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और इस बार की जो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की थीम है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। इस बार की थीम है फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, ये इस बार की थीम है। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला भारत का एक शहर कौन सा है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, आप सभी को इसका जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ जो पूर्व में होमवर्क आपको दिए गए हैं 3 से 4 इस कक्षाओं के दौरान, उसको भी आपको जवाब देना है। देखो, जितना आप इन्वॉल्व रहोगे इस कक्षा में, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, और यदि आप गंभीरता से सोचोगे तो आपको भी लगेगा सही कह रहा हूं, जितना आप इन्वॉल्व रहोगे इस कक्षा में उतनी आपको मदद मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के रूप में, जैसे आप थंबनेल देखते होंगे कि लिखा है करंट अफेयर्स में बने आत्मनिर्भर, तो करंट अफेयर्स में आत्मनिर्भर बनाने की ये प्रयास है, ये कक्षा है। और यदि आप सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप किसी भी को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।